नमस्कार दोस्तों, यमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट 1 यूपी टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जितने मान के चलिए कि जितनी बार क्वेश्चन ये आया है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका मान के चलिए कि 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन जैसा पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आपको व्याख्या सहित पूरा उत्तर दिया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग है जो वो बाल विकास का है। किसका? बाल विकास का। ठीक है, देखिए, निम्न में से बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की प्रक्रियाओं और बुद्धि के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है? देखिए, अच्छे से समझिएगा। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की प्रक्रियाओं और बुद्धि के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। ये सिद्धांत किसका है? ठीक है, तो देखिए, स्पीयरमैन का सामान्य कारक में ये चीज़ है कि स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत में, या सावंत का बुद्धि का सिद्धांत, या थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत। ठीक है, जो बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग द्वारा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्टर्नबर्ग द्वारा 1986 में प्रतिपादित किया गया था। कब प्रतिपादित किया गया था? 1986 में। ठीक है, 1900 याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1986 में प्रतिपादित किया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि बुद्धि को परिभाषित करना और उनका मापन करना जो वास्तविक जीवन में सफलता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और बताया गया था इसमें कि बुद्धि के जो त्रयामी सिद्धांत हैं उसमें बुद्धि को 3 आयामों में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, जो एक साथ कार्य करते हैं। कौन कौन से तत्व थे? तत्वीय, प्रयोगात्मक और प्रासंगिक। ठीक है, देखिए, तत्वीय आयाम मानसिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जो व्यवहार का कारण होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत। त्रयामी का मतलब तत्वीय, प्रयोगात्मक और प्रासंगिक। ठीक है, ये 3 त्रयामी सिद्धांत हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादन 1986 में किया था स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संबंध में संवर्धन का अर्थ है। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ, इसमें संवर्धन का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, संवर्धन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन है शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, शैक्षिक गतिविधि को संपादन की गति बढ़ाना, वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना, मापन की प्रक्रिया को बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना। कहने का मतलब है, देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 3 क्लास में पढ़ रहा है तो उसे 7 क्लास में लेके जाना, या ऐसे पाठ्यक्रम की रचना करना जो तीन वाले बच्चे को साथ में दिया जा सके। ठीक है, ठीक, कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 3 में पढ़ रहा है तो उसके पाठ्यक्रम में हम 7 का जब पाठ्यक्रम सम्मिलित करेंगे तो यही संवर्धन का अर्थ है कि वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना। ठीक है, अगली कक्षा में ले जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बुद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास के लिए सामान्य क्षमता। ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विकास की दर। ठीक है, विकास की दर।
देखिए, एक बालक जब विशेष के विकास की दर दूसरे बालक से हमेशा भिन्न होती है, ठीक है, और इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो विकास की दर होती है, एक विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से, शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए कि कुछ कुछ बच्चे 8 माह में चलना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे साल भर 1.5 साल में सीखना शुरू करते हैं, या 9 महीने 10 महीने मान लीजिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारकों के परिणाम स्वरूप बच्चों का कुसमायोजन होता है, ठीक है, कुसमायोजन होता है। निम्न में से कौन से कारकों के परिणाम स्वरूप? तो देखिए, कारक हैं आध्यात्मिक परिपक्वता की कमी हो, या संवेगात्मक परिपक्वता की कमी हो, या निरक्षर माता पिता हों, या आवेगशील स्वभाव हो, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, संवेगात्मक परिपक्वता की कमी, ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता की कमी, ठीक। इस कारक की वजह से ही बच्चों का जो कुंभ संयोजन होता है, ठीक है, इसी की वजह से होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को सीखना है। एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को सीखना है, धीरे धीरे, तेजी से, अव्यवस्थित रूप से, समय समय पर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, धीरे धीरे, ठीक है। जो एक बालक हमेशा सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। वो एक दूसरे से मिलते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से परिचय होता है, भाषा कौशल का विकास होता है, लेखन कौशल का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता आती है, ठीक है। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आध्यात्मिक परिपक्वता। इसमें ये देखिए, धीरे धीरे, ठीक है। एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका धीरे धीरे हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले एक विद्यार्थी के साथ व्यवहार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? कक्षा में ध्यान न देने वाले एक विद्यार्थी के साथ व्यवहार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बच्चों को अनुभव कराने के लिए कक्षा के सामने दंड देना, बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाना जहां ध्यान कम भटके, काम करते समय बालक को खड़ा करना ताकि वह ध्यान से देख सके, बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक को समय समय पर अवकाश देना। बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक को समय समय पर अवकाश देना, ठीक है। तो देखिए, दंड देना तो राइट गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कभी सही आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चों को दंड नहीं देना है, ठीक है। आपको काम करते समय बालक को खड़ा करना ताकि वह ध्यान से, अगर वो खड़ा रहेगा थक जाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक को समय का अवकाश देना, ये भी रॉन्ग आंसर है। आपका जो राइट आंसर है वो है बी आंसर, बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाना जहाँ ध्यान कम भटके, ठीक है। देखिए, बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाना जहाँ ध्यान कम भटके, ठीक है। अगर बच्चे का ध्यान नहीं भटकेगा तो जो अध्यापक पढ़ाएगा वो अच्छे से वो सुनेगा, समझेगा, और उसमें अगर उसको कोई मन में शंका है, नहीं समझ पाया है, तो वो जो भी उसके मन में डाउट है तो वो क्लियर कर लेगा, ठीक है। प्रश्न पूछेगा बार बार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाना जहाँ ध्यान कम भटके। आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? एक समावेशी कक्षा है जिसमें कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं, प्रतिस्पर्धा और अंकों पर कमजोर देना, अधिक सहयोगात्मक और सहचारात्मक गतिविधियाँ प्रदान करना, विद्यार्थियों को अधिक विकल्प प्रदान करना, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक
प्रयास करना। ठीक है, देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना ही नहीं है, इसका अर्थ एवं महत्व व्यापक होता है और इसका जो उद्देश्य होता है प्रत्येक बालक का संपूर्ण विकास करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अधिक प्रयास करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बालक को धीरे धीरे बनाती है। सामाजिक प्राणी, विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता। तो देखिए इसमें सामाजिकरण पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सामाजिक प्राणी। ठीक है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रचनात्मक छात्र वह है जो, रचनात्मक छात्र वह है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत प्रतिभावान होता है, बेहद बुद्धिमान होता है, परीक्षाओं में लगातार अच्छे अंक लाता है, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि रचनात्मक छात्र किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए रचनात्मक छात्र वह है जो प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वह अपसारी चिंतक होते हैं। कौन से? अपसारी चिंतक, अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक, तो रचनात्मक बालक प्रतिभावान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये अपसारी चिंतक होते हैं, बेहतरीन संभावित तरीक़ों से समस्या को हल कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता। ठीक है, एक रचनात्मक छात्र वह है जो चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चिंतक ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? स्किनर ने किया, जॉन डेवी ने किया, एरिक्सन ने किया, डार्विन ने किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन डेवी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जॉन डेवी। ठीक, तो किस चिंतक ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? जॉन डेवी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित बालक के निजी वार्तालाप की अवधारणा प्रदर्शित करती है कि बालक आत्म केंद्रित होता है, दिखाती है कि बच्चे मूर्ख होते हैं और इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की सहायता पड़ती है, दिखाती है कि बच्चे स्वयं से प्यार करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए निजी वार्तालाप एक वार्तालाप होता है जिसे बच्चे स्वयं को निर्देश देने और स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह वार्तालाप दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होता है कि दूसरों को सुनाने के लिए हो। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है कि कोहलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान में नहीं रखा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा था। ठीक है, ध्यान में नहीं रखा था, इसलिए इनका जो मुख्य आलोचना है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में पिछड़े बालक प्रायः दिखाते हैं। अधिगम में जो अधिगम है पढ़ाई लिखाई है, अधिगम में पिछड़े बालक प्रायः दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं?
पहला ऑप्शन है संप्रत्यात्मक असमानताएं, बी ऑप्शन है बोधात्मक असमानताएं, सी ऑप्शन है आदत संबंधी असमानताएं, डी ऑप्शन है शारीरिक असमानताएं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा संप्रत्यात्मक असमानताएं। जो अधिगम में पिछड़े बालक प्रायः दिखाते हैं संप्रत्यात्मक असमानताएं। ठीक है, अब देखिए संप्रत्यात्मक असमानताओं की जो विशेषता है वो बाधित संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप लिखित या मौखिक भाषा को समझने या गणना करने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो संप्रत्यात्मक असमानताएं का मतलब है कि जिनके परिणाम स्वरूप लिखना हो या मौखिक भाषा का प्रयोग करना हो या समझने में या गणना करने में समस्या आती है, कठिनाई आती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, संप्रत्यात्मक असमानताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ है। देखिए इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती। ठीक, शिक्षार्थियों के गुणों में समानता नहीं होती और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। अगला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है, शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना संभव है। ठीक है, तो देखिए इसमें अद्वितीय का मतलब पूछा गया है कि इसमें अद्वितीय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। ठीक है, अद्वितीय का मतलब यही होगा, शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय हैं कि किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, हर बार पेपर में आता है। अध्यापक पर केंद्रित, अगला ऑप्शन है विद्यार्थी पर केंद्रित, अगला ऑप्शन है मापन पर केंद्रित, अगला ऑप्शन है कार्य प्रदर्शन पर केंद्रित। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन बेसिकली विद्यार्थी पर केंद्रित होता है। ठीक है, अध्यापक का ये अध्यापक पर केंद्रित नहीं होता है, मापन पर केंद्रित नहीं होता है, कार्य प्रदर्शन पर केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विद्यार्थी पर केंद्रित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होती है? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो देखिए ये सीधी बात है, आपका सीधा आंसर है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, जो जिसकी एज 2 से 7 साल तक चलती है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। ठीक, 2 से 7 वर्ष चलती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा विकास बुद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलाव की एक क्रमिक श्रृंखला शामिल है। एरिक्सन ने कहा था, कि सारे ठलफोर्ड ने कहा था, कि पियाजे ने कहा था, कि हरलाग ने कहा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हरलाग ने कहा था। हरलाग ने क्या कहा था कि मानव विकास के अध्ययन में एक व्यक्ति का शिशुकाल से परिपक्वता तक या निर्भरता से स्वतंत्रता तक की वृद्धि का अध्ययन शामिल है। ठीक है, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हरलाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। यह योजना अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी।
ठीक है। तो देखिए जो मध्याह्न भोजन है ना, ठीक, तो ये मानवतावादी पे सीमित है। इसमें व्यवहारात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें सीधा सीधा जो आंसर आपका सही है, राइट आंसर है, वो है मानवतावादी। ठीक है। देखिए मध्याह्न भोजन योजना अभिप्रेरणा का एक मानवतावादी तरीका है। इसके अनुसार या इसके योजना के अंतर्गत जो होते हैं, बच्चों को भूख से बचाना होता है और उनके मध्य सामाजिकरण को बढ़ाना होता है। ठीक है, उनके मध्य सामाजिकरण को बढ़ाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मानवतावादी। ठीक, मानवतावादी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ, को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डैश का निशान लगा हुआ है। को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम को, शिक्षा को, विकास को और या वृद्धि को। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ए हो जाएगा, अधिगम को। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक, अधिगम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य तत्व नहीं है? शिक्षक, कक्षाएं, पाठ्य पुस्तक, सांस्कृतिक पुस्तक। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है डी, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय। बहुत से लोग सांस्कृतिक सोच रहे होंगे, है ना। तो देखिए शिक्षक, कक्षाएं, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, ये तीनों विद्यालय के मुख्य तत्व हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है। तो ये जो पुस्तकालय है ये विद्यालय का मुख्य तत्व नहीं है। ठीक है, देखिए जो स्कूल है उसके तीन मुख्य कारक होते हैं। ठीक है, तीन मुख्य कारक होते हैं, अध्यापक, कक्षाएं एवं पाठ्य पुस्तकें और संस्कृति। ठीक है, कि देखिए किसी भी विद्यार्थी के प्रभावी सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि ये सभी कारक और एक साथ कार्य करें ताकि विद्यार्थियों की सामाजिक विचारधारा का विकास किया जा सके। ठीक है, और जो पुस्तकालय है, देखिए जो पुस्तकालय है, जो पुस्तकालय है वो विद्यालय का मुख्य हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता स्कूल में भाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी आवश्यकता स्कूल में हमेशा होती है क्योंकि इससे बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया जाता है, लेकिन ये विद्यालय का मुख्य तत्व नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य आयु के लोगों के समूह को इंगित करता है। विद्यालय, सहपाठियों का समूह, स्वास्थ्य क्लब, परिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहपाठियों का समूह। सहपाठियों का समूह समान आयु के लोगों के समूह को इंगित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा का विकास शुरू होता है। भाषा का विकास शुरू होता है, ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में, संवेदी क्रियात्मक अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, भाषा का जो विकास शुरू होता है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बालक की गतिविधियाँ इसकी वृद्धि के अनुसार हो जाती हैं, जटिल, आरामदायक, तनाव रहित, दबाव युक्त। तो देखिए जटिल हो जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जटिल। ठीक है, एक बालक की गतिविधियाँ इसकी वृद्धि के अनुसार जटिल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंतन में शामिल है, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतन में शामिल है चित्र, भाषा, कल्पना, प्रस्तुति। चित्र, कल्पना, अवधारणा, प्रस्तुति। कल्पना, भाषा, अवधारणा, प्रस्तुति। चित्र, भाषा, अवधारणा, प्रस्तुति।
तो इसमें आपको बताना है कि चिंतन में शामिल है। तो देखिए चिंतन में जो शामिल है उसका जो राइट आंसर है वो है चित्र, भाषा, अवधारणा, प्रस्तुति। ठीक है। देखिए चिंतन प्रक्रिया में विचारों पर उस समय तर्कों और अनुमान का प्रयोग किया जाता है जब कल्पना, भाषा, संप्रत्यय और प्रस्तुतिकरण शामिल होते हैं। चिंतन एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो मन में चित्रों के निर्माण के साथ शुरू होती है और जो बाद में भाषा के साथ जुड़ जाती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चित्र, भाषा, अवधारणा, प्रस्तुति। आगे बढ़ते हैं। शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर निर्भर होते हैं। जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, वो प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भर होते हैं। बताना है किस पे निर्भर होते हैं, स्कूल पे, साथी समूह पे, माता पिता पे, दादा दादी पे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, माता पिता पे। ठीक है। इसका जो ऑप्शन है सी, माता पिता। ठीक है, माता पिता पे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। स्वाधीनता, ठीक हो चुकी टीबी, मानसिक पिछड़ापन, भाषा संबंधी विकलांगता। तो देखिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम शामिल नहीं, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। भाषा संबंधी विकलांगता 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत ये शब्द शामिल नहीं है। ठीक है। देखिए और शामिल कौन कौन सा है, अध्यापन है, अंधापन है, कम दिखाई देना है, ठीक हो चुका, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधित, चलने फिरने में असक्षम, मानसिक पिछड़ापन, मानसिक बीमारी आदि शामिल हैं। ठीक है। लेकिन भाषा संबंधी अवक्ताएँ शामिल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न उप संस्कृतियों में समाजीकरण की प्रक्रिया व्यापक दिखाती है। विविधता, उन्नत, समानता, निष्पक्षता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ए, विविधता। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित विकास और अधिगम के बीच संबंध का अच्छी तरह से सारांश है। पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से अलग है, विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे चलती है, विकास अधिगम का पर्यायवाची है, अधिगम और विकास समानांतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे चलती है। ठीक है। निम्न देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित विकास और अधिगम के बीच संबंध का अच्छी तरह से सारांश क्या है। तो अच्छी तरह से सारांश है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे चलती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे चलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकल अभिभावक के बच्चे का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। एकल अभिभावक, ठीक है, के बच्चे का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इस तरह के बालक के साथ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बालक को कम गृह कार्य देना चाहिए। सी ऑप्शन है स्थिर एवं सतत वातावरण प्रदान करना चाहिए, इस तत्व को अनदेखा करना और उसके साथ दूसरे बच्चों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है, समावेशी शिक्षा आपने पढ़ा है। ठीक है। इस तत्व को अनदेखा करना, ठीक है,
और उसके उसके साथ दूसरे बच्चों के साथ समान, जैसा दूसरे बच्चों के साथ आप व्यवहार करते हो वैसे ही आप इस बच्चे के साथ भी व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस तत्व को अनदेखा करना और उसके साथ दूसरे बच्चों के समान व्यवहार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अध्यापिका समान मात्रा में जूस से भरे हुए दो एक समान गिलास दिखाती है। वह उन्हें ऐसे दो गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह पूछती है कि उनमें से किस गिलास में अधिक जूस है। ठीक है, छात्र उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में अधिक जूस है। उसके छात्रों के साथ किस तरह से संबंधित है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम कोण कहलाता है। 90 से अधिक और 180 से कम कोण कहलाता है। एक न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण, एक परिवर्तन कोण। तो देखिए, 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अधिक कोण। सी आप तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, एक अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बहुफलक नहीं है? निम्न में से कौन सा बहुफलक नहीं है? घन, घनाभ, गोला, चतुष्फलक। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो गोला है। ठीक है, इसमें बहुफलक नहीं होते हैं गोला में। ठीक, ना कोई किनारा होता है ना कोई लंब होता है। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन गोला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 7 5 4 8 2 1 6 ये संख्या है। के वर्ग का इकाई, तो वर्ग का इकाई देखिए 6 है। राइट आंसर आपका बी है, 6। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह आपकी जो वो है सीरीज है, श्रृंखला है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक बस 2.5 घंटे में 35.25 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है तो बस की गति है, बस की गति है। तो देखिए, इसका जो सिंपल सा आपका मेथड है निकालने का, वो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं कि गति बराबर होता है दूरी, ठीक है, बटे टाइम। ठीक है, दूरी बटे टाइम मतलब समय। तो इसका जो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 35.25 अपान 2.5, तो इसको काटेंगे जब तो आएगा ये 14.1। देखिए, पॉइंट अगर हटा दें, जीरो बढ़ाते हो तो 250 को 14 से गुणा करेंगे तो 352 आएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए 14.1 इसका जो आंसर है वो आएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा। ठीक है, 14.1 किलोमीटर घंटा। ठीक, 14.1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 24 के सभी धनात्मक गुणनखंड हैं। तो देखिए, धनात्मक गुणनखंड अगर 24 के आप निकालेंगे तो देखिए कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 6 से कट जाएगा 24, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। ठीक, और 24 स्वयं से कट जाएगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 6 से, 8 से, 12 से, 24 से अगर इनका योग जोड़ा जाए तो इनका योग जो है वो आएगा 2 1 3 4 3 7 11 6, इनका योग जो आएगा वो आएगा 60। ठीक है,
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 60। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3, 5 और 7 द्वारा निर्मित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या आप बनाइए 3, 5, 7 द्वारा। तो 3, 5, 7 द्वारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? ये बनेगी 753। ठीक है, 753। इसे उल्टा कर दीजिए आप, इससे बड़ी संख्या नहीं बनेगी। 753 सबसे लास्ट संख्या बनेगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब आ जाइए सबसे छोटी संख्या बनाने में। तो सबसे छोटी संख्या इसे सीधा सीधा कर दीजिए, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 5, 7 इससे छोटी संख्या नहीं बन सकी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या होगी 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि 3, 5 और 7 द्वारा निर्मित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो अंतर का मतलब है कि इनमें इस घटा दीजिए। ठीक है, तो जब आप घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा आपका 396। ठीक है, 396 आंसर आएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए सही है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल राइट है, 396। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रीमा ने 54 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ठीक, इसमें से 15 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़े का प्रयोग पर्दे बनाने में किया। अब कितना कपड़ा शेष बचा? तो इसका सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों कि देखिए इसको इतने में से इतना घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे घटाना है हम आपको बता दे रहे हैं। 54, ठीक, 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 मीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आप घटाएंगे, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 15 मिनट 5 10 39.10 आएगा। ठीक है, 39.10। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 45 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 39 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 39 ये आपका मीटर हो गया। ठीक, ये आपका सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि 3 केजी, 3 किलोग्राम 500 ग्राम, 7 किलोग्राम 700 ग्राम, 5 किलोग्राम 900 ग्राम का टोटल योग कितना है। ठीक है, तो इसे आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आपका जोड़ देंगे तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कैसे जोड़ना है। 3 इधर लिखिए, किलोग्राम एक साइड लिख दीजिए और ग्राम एक साइड लिख दीजिए, 500। ठीक, 7 इधर हो गया, 700 इधर हो गया। ठीक, उसके बाद 5 इधर हो गया, 900 इधर हो गया। ठीक, अब इसे जोड़ दीजिए। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, 2, 500, 500। ये दोस्तों आएगा 1700। ठीक है, मतलब 17 किलोग्राम और 100 ग्राम। तो आपका राइट आंसर आपका जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 किलोग्राम आया है और 100 ग्राम आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखें, रजत को योग का प्रश्न दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। रजत को योग का प्रश्न दिया जाता है और वह उसे इस प्रकार हल करता है। देखिए 7, 5 इस तरह हल करता है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कारण हो सकता है। रजत को संख्याओं के अर्थ समझ में नहीं आए, इसलिए वह संख्याओं का सही सही जोड़ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि रजत ने लापरवाही के कारण गलत प्रक्रिया को अपनाया है, जोड़ करने के स्थान पर घटा दिया है। ठीक है, रजत में बुद्धि का स्तर कम है, वह गणित नहीं सीख सकता। अभ्यास की कमी इस गलती का मुख्य कारण है। अभ्यास की कमी इस गलती का मुख्य कारण है। ठीक है, अभ्यास की कमी इस गलती का मुख्य कारण है। तो देखो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो बी होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
कि ऐसा लगता है कि रजत ने लापरवाही के कारण गलत प्रक्रिया को अपनाया है, जोड़ करने के स्थान पर घटा दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़ करने के स्थान पे घटाया गया है इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी खरीदी गई सब्जियों और फलों के बिल तैयार करें और भिन्नात्मक मात्राओं आधा केजी, 1/4 केजी के लिए कीमतों की गणना करें। यह करने का सबसे अच्छा तरीका होगा लिखित कार्य, सर्वे, चर्चा, भूमिका निर्वहन। ठीक है, तो इसमें देखिए कीमत की गणना करना है। ठीक है, एक ऐसा बिल तैयार करना है और कीमत की गणना करना है, तो इसमें तरीका पूछा गया है कि कौन सा तरीका होगा। ठीक है, कौन सा तरीका होगा, तो देखिए इसमें भूमिका निर्वहन का तरीका होगा। देखिए भूमिका निर्वहन का मतलब होता है कि क्योंकि विद्यार्थियों को यह अपने दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधि लगेगी। ठीक है, जीवन से जुड़ी गतिविधि लगेगी, वे गणितीय भाषा में संप्रेषण करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसाद जो है 55 और 67 को इस प्रकार से जोड़ता है। ठीक है, यह आपके सामने जोड़ा हुआ है, देख लीजिए। इसमें देखिए क्या गलत है। प्रसाद को पुनः एकत्र करने में समस्या है। प्रसाद ने ऐसा लापरवाही के कारण किया है। प्रसाद ने अंकों को बाएं से दाएं तरफ जोड़ा है। प्रसाद को आधारभूत तत्वों का ज्ञान नहीं है। देख लीजिए कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो हासिल है, हासिल भी इसी में जोड़ दिया गया है। तो इसमें बताना है कि गलत क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा सी। प्रसाद ने अंकों को बाएं से दाएं तरफ जोड़ा है। ध्यान से देख लीजिए, बाएं को दाएं की तरफ जोड़ा है। देखिए बाएं को दाएं की तरफ से जोड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की प्रश्नों को हल करने और अपने हल के लिए सही विधि का चुनाव करने का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उचित निर्देश है समस्या को समझता है कि सही विधि का चुनाव करना। ठीक है, समस्या की भाषा को समझना और प्रयोग की जाने वाली विधि को पहचान करना, समस्या को समझना और हल करना, समस्या को सही तरीके से समझना, समस्या को सही तरीके से समझना। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि उचित निर्देश, सबसे उचित निर्देश कौन से हैं। ठीक है, सबसे उचित निर्देश कौन से हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, समस्या की भाषा को समझना और प्रयोग की जाने वाली विधि का पहचान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के निरूपण और उनकी व्याख्या निम्न में से कौन सी विधि से उचित नहीं है, कौन सी उचित नहीं है। निरूपण और व्याख्या की जो निम्न में से है वो कौन सी उचित नहीं है, विधि जो है वो उचित नहीं है। परियोजना, अखबार की रिपोर्ट, सर्वे, चर्चा। ठीक है, सर्वे, चर्चा। आपको बताना है कि आंकड़ों के निरूपण और उनकी व्याख्या की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी चर्चा। परियोजना भी है, अखबार की रिपोर्ट भी है, सर्वे भी है, लेकिन चर्चा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए क्योंकि। संप्रेषण जो है प्राथमिक स्तर की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा इसे। प्राथमिक स्तर की बात की गई है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि वह सरल होती है, वही एकमात्र माध्यम होती है, उसी में बच्चे को
मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है? पुस्तक में इसी भाषा में होती है। पुस्तक की इसी भाषा में होती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, उसी बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है कि बच्चा मातृभाषा घर से ही सीखता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा मातृभाषा ही सीखता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे की भाषा होती है। प्रत्येक बच्चे की भाषा होती है जटिल, सरल, अपने आप में अपूर्ण, अपने आप में पूर्ण। ठीक है, तो देखें कि कोई भी बच्चा है तो उसकी जो भाषा होगी अपने आप में पूर्ण होगी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाएं, बच्चों की मातृभाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए, बच्चों को अनिवार्यता लिखित कार्य दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा तीसरा, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है। बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं। बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा तीसरा, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतया दक्ष होते हैं। ठीक है, विद्यालय आने से पहले बच्चे के भाषा के विकास में पूर्णतया दक्ष होते हैं। आगे